नमस्कार, पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर आपके क्षेत्र से जुड़ी कुछ खास जानकारियां लेते हुए उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 65, जहाँ की पार्षद है सरिता वर्मा, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आप कितने टाइम से पार्षद हैं? मेरा तो ये तीसरा कार्यकाल है, पार्षद कार्यकाल, पर मैं 1999 से लगातार जनसेवा में भिड़ी हुई हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य कार्य है। क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला होने के नाते जब मैं ससुराल आई, मैं तो कृषक परिवार की बेटी हूँ, पर मैं जब शादी होके आई तो रायपुर में आई तो मेरे पति कलेक्ट्रेट में क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे थे। तो वहाँ से मेरे को एक प्रेरणा मिली, तो एमए करते हुए मैं पढ़ाई करते करते मैं जनसेवा में आई। और जनसेवा में मेरा मुख्य भारतीय जनता सर्वप्रथम तो मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया और मैं कांग्रेस पार्टी से पूर्व में सबसे पहले पार्षद बनी। सामान्य वार्ड से जीती थी, चुनाव पुरुषों के लिए आरक्षित था, उसमें मेरे को टिकट दी गई थी और मैं 500 से अधिक वोटों से मैं चुनाव जीती थी। मेरा 5 साल बीच में गैप होता है, फिर अगले 5 साल में मैं फिर लड़ी तो वार्ड क्रमांक 62, तब मैं भारतीय जनता पार्टी की पार्षद बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मैं जब कांग्रेस की पार्षद थी, बीजेपी में आने की वजह क्या थी? हाँ, मैं 1994 में जब मैं कांग्रेस की पार्षद थी तो मैं नेता प्रतिपक्ष चुनी गई थी। उस टाइम तरुण चटर्जी जी महापौर थे और मैं नेता प्रतिपक्ष चुनी गई थी। तो जब नेता प्रतिपक्ष बनी तो पार्टी वालों ने मेरा पद लखवंत सिंह गुड्डा को दे दिए कि आप उप नेता बने रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष लखवंत सिंह गुड्डा रहेंगे। तो वो मेरे को स्वीकार नहीं हुआ। मैं फिर तत्काल पार्टी छोड़ दी और बहुत दिनों तक तो मैं समाज सेवा में लगी रही। फिर उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन की। तरुण चटर्जी जी महापौर के रूप में उनकी जनसेवा को तो हम लोग स्वीकारते हैं, क्योंकि वो छोटे से छोटे कार्यों को करने में वो सक्षम थे और एक प्रकार से हम सभी का समान व्यवहारिकता के साथ वो सहयोग करते थे। कभी ये नहीं मानते थे कि आप कांग्रेस वाले हो या हम भाजपा वाले हैं, क्योंकि वो भाजपा के महापौर थे। आज राजनीति में जो चलता है, अपने हितैषी लोगों को या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को महत्व देना, तो उस परिप्रेक्ष्य में वो अपने पार्टी के लोगों को महत्व देते रहते थे, पर मेरे को भी बहुत महत्व देते थे। मैं उसके कार्यकाल में बहुत सारे विकास का कार्य करवाई और मेरे को देखो, मैं हमेशा न्यायिक कार्य पे रहती हूँ। मैं भी कानून नियम और एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, मेरे पति शासकीय सर्वेंट होने के नाते मुझे हर प्रकार का शिक्षा से संबंधित, न्याय से संबंधित और कार्य से संबंधित औपचारिक वैधानिक और वैधानिकता का मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहा। इसलिए मैं हर प्रकार का कार्य वैधानिक की हूँ। इसलिए किसी भी सरकार में मेरा कार्य नहीं रुका है, मैं अपना कार्य करवाने में सक्षम रही हूँ। जैसा कि आपने बोला कि आप कांग्रेस से बीजेपी में आई क्योंकि आपको नेता प्रतिपक्ष से उप नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो आपको बीजेपी में आने से कुछ लाभ हुआ? बीजेपी में आई, बीजेपी में 5 साल रही, निश्चित रूप से मुझे फ़ायदा हुआ। देखो, कार्य के आधार पे लोगों का महत्व बढ़ता है या घटता है, और मैं हमेशा वर्ग को प्राथमिकता देती हूँ, क्योंकि जिस जनता ने और जिस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, तो उस पार्टी के प्रति मैं निष्ठावान और सक्रियता से कार्य करती रहती हूँ। तो हम पार्टी के हर कार्यों को करते रहते हैं और पार्टी के नेता बिल्कुल हमको हर जगह पे सपोर्ट किए, चाहे वह जनसेवा का कार्य हो, चाहे वह किसी भी कार्य हो। क्योंकि मेरे पति शासकीय सर्वेंट रहे हैं तो उसमें भी वो मेरा सहयोग किए हैं। इसलिए पार्टी हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने में कार्य की है। आपके वार्ड में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे उनको संगठित करके महिला स्व सहायता समूह को बहुत सारी योजनाओं से जोड़कर, हम तो ये कहते हैं कि पहले महिलाओं का जब समूह नहीं होता था तो महिलाओं का समूह बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब महिलाएं समूह बना ली तो वो स्वयं अपने आप में स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ी और अपने लिए सक्षम हुई, क्योंकि किसी को कोई महिला समूह के अंतर्गत
किसी बच्चे की तबीयत खराब है या बच्चे को पढ़ने लिखने में आर्थिक सहयोग की जो बात होती थी, अब वो स्वयं महिला समूह जो है वो अपने ही पैसे को प्राप्त कर अपने बच्चों का या तो इलाज करवाने का समय है तो इलाज करवाती है, स्कूल की फीस भरने की बात है तो स्कूल का फीस पेमेंट करती है। तो आखिर ये महिला सशक्तिकरण में महिलाओं का सम्मान ही है। तो महिलाओं को आगे लाने का मितानिन बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन पिछली सरकार में महिला समूहें ज़्यादा उभरी हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि महिलाएं देखो हर 10 घर के बीच में एक मितानिन आरोग्य समिति होती है। तो कुछ लोग मितानिन के क्रम में जुड़कर उन्होंने अपनी सहयोगिता निभाई तो वो सक्रिय हुए। और हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक 10 घर में एक महिला समूह बने, ताकि वो 10 घर हमको एक को खबर करे तो 10 लोग को खबर मिल जाए। तो हम लोग अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से कहो या किसी कार्य को प्रचारित करने के लिए कहो, वो तो हम ही लोग इसको महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं। इसमें किसी सरकार की या पूर्व सरकार की देन है, ये सब चीज़ मानना गलत है। ये सारा समूह बनाने का, मितानिन को आगे बढ़ाने का और मितानिन नियुक्त करने का, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में मृत्यु दर अधिक होती थी, लोग समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। तो ये सब कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ही मितानिन बनाई। आपके वार्ड में कितनी महिला समूह हैं और मितानिनें हैं? मेरे वार्ड में कम से कम 13 मितानिन हैं और महिला समूह तो कम से कम 30 या 35 महिला समूह का गठन हो चुका है। अब जैसे बात करें वार्ड के बारे में, तो आपके वार्ड में काफ़ी सारे डुबान क्षेत्र हैं। तो मानसून आ चुका है, इन डुबान क्षेत्रों में क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? एक्चुअली शहर का 10% जो गंदा पानी है वो मेरे महामाया मंदिर वार्ड में 9 बड़ा नाला है, उसके माध्यम से यहाँ प्रवाहित होता है। तो स्वाभाविक है कि नाला का जीर्णोद्धार भी करते हैं और प्रत्येक साल प्रशासन आती है, डुबान क्षेत्र को देखती है। एक्चुअली यहाँ पर जो अवैध रूप से जो प्लाटिंग हुआ है, जिसके कारण नाला की स्थिति जो है सीधा ना होके वो प्लाट को काटने के चक्कर में तोड़ मरोड़ दे दिया जाता है। कहीं पर बड़ा नाला है, 15 फीट का नाला है, वो आगे जाके 6 फीट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब कारण है। इसको नगर निगम को निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए था। जब बनाते समय ये लोग जब परमिशन देते हैं किसी मकान बनाने का, तो वहाँ पर कहीं नाला तो अवरोधित नहीं हो रहा है, कहीं नाला सकरा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ना नगर निगम को बारीकी से देखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं उनका सक्रियता का अभाव है। और नहीं देखने के कारण ये नाला जो है वो नाली के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण भी जब 15 फीट का नाला है वो 6 फीट में परिवर्तित होगा तो उसका ओवरफ्लो पानी घरों में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। मैं तो लगातार कंप्लेन करती हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बड़ा नाला के कार्यों के लिए गई थी। इसके पहले हम लोग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के जो राधा स्वामी नगर का नाला है, जिसमें बहुत मात्रा में पानी आता है भैया तालाब का, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का पानी आता है। पहले तो फिल्टर प्लांट का केवल पानी आता था तो वो ना साफ़ सुथरा रहता था, लोगों को अच्छा भी लगता था। चलो भाई अब क्या करोगे, एक प्राकृतिक चीज़ है वो बहेगा। किंतु वर्तमान में 2 साल से जब अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड बन गया तो मलमूत्र का पानी आने लगा, तो लोग ऑलरेडी परेशान रहते हैं। आपके वार्ड में एक बहुत बड़ा तालाब है, महाराजा बंद तालाब। उसका एक छोर बिल्कुल दलदल में तब्दील हो चुका है। उसकी साफ़ सफाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसके लिए महापौर से कभी शिकायत की आपने? महापौर से तो की हूँ, तो साफ़ सफाई करवाए भी थे, परंतु एक कोने को सफाई करवाने से सफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 25 एकड़ के एरिया में फैला हुआ तालाब है। इसके लिए एक जन अभियान चलाना ज़रूरी है। और इसके लिए तो विशेष व्यवस्था के तहत कम से कम 1 महीना 2 महीना तक हमको जन अभियान के साथ में इस तालाब का सफाई का कार्य करवाना पड़ेगा, तभी संभव है। महापौर जी को शिकायत की थी तो एक छोर का करवाए थे, और वहीं पर ज़्यादा दलदल अभी भी दिखता है। जलकुंभी तो प्रति 2 माह में वहाँ फैल जाता है। ये निस्तारी योग्य ही नहीं है। तालाब की पूर्ण सफाई अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार निवेदन करूंगी और हम सब आम जनता के साथ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर काम करेंगे।